Hello everyone, a very warm welcome to you all on our channel Utkarsh Classes and a very happy new year to all of you. तो स्टूडेंट्स इस न्यू ईयर 2025 में हम सब जानते हैं कि आप लोगों का टारगेट है जून 2025 यूजीसी नेट साइकिल को जेआरएफ के साथ क्वालिफाई करना। और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री दैट मीन्स पेपर 2 अगर आप लोगों का हिस्ट्री है तो उससे आप लोगों को कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, आज हम उसकी राइट स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आज है 3 जनवरी और जनवरी से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है एग्जैक्ट जून साइकिल के लिए हो जानी चाहिए स्टार्ट। और स्टूडेंट्स इस कारण से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज एक ऐसी एप्रोप्रिएट या परफेक्ट स्ट्रैटेजी जिससे आप लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग सब जानते हैं कि आज 3 जनवरी से ही वैसे भी आप लोगों के दिसंबर साइकिल के एग्जाम्स हो गए हैं शुरू, और अब आप लोगों को कंटिन्यूसली एक ट्रेंड एनालिसिस भी करना शुरू कर देना चाहिए। और स्टूडेंट्स आज एक परफेक्ट डेट है जिसमें हम अपनी नेक्स्ट साइकिल को कैसे टारगेट करना चाहिए उस पर बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 अगर आप लोग हिस्ट्री से पेपर 2 को टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आज किस प्रकार से उसको हमें टारगेट करना चाहिए और कैसे 99 परसेंटाइल के साथ आप लोग इजीली जेआरएफ लेकर आ सकते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला मूल मंत्र है सिलेबस। स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट, कोई भी आप लोगों का एग्जाम है, अगर उसको आप लोग प्रॉपरली पहली ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़े 3 मूल मंत्र जो होते हैं वो होता है नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और नंबर 3 है मॉक क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स यही 3 टॉप मूल मंत्र होते हैं और इन्हीं मूल मंत्रों पर आज हम बात करने वाले। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिलेबस की स्टूडेंट्स, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, अगर आप लोग जून साइकिल को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस का प्रॉपर प्रिंट आप लोगों के पास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बस प्रिंट निकाल के रख लिया, नहीं, एक उसकी थरो रीडिंग आप लोगों को करनी चाहिए। और रीडिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को सिलेबस याद हो जाना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है, चाहे फिर वो पेपर 1 हो या फिर आप लोगों का पेपर 2 हो। दोनों ही पेपर्स में 10 की 10 यूनिट की हेडिंग्स आप लोगों को याद होनी चाहिए और प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट्स में एंशिएंट हिस्ट्री दिया है, कौन सी यूनिट्स में मेडाइवल हिस्ट्री दिया है और कौन सी यूनिट्स में आपका मॉडर्न हिस्ट्री दिया है। अगर हम बात करते हैं हमारे पेपर 2 हिस्ट्री के सिलेबस की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पेपर 2 हिस्ट्री के सिलेबस की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेपर 2 में भी हमें प्रॉपरली 10 यूनिट्स देखने के लिए मिलती हैं और उन 10 यूनिट्स का जो डिवीजन किया हुआ है वो किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आता है आप लोगों का मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, तो ये हो जाएगा आपका प्राचीन भारत का इतिहास, ये हो जाएगा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर आता है स्टूडेंट्स आपके आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन क्या यहीं तक चीज़ें सीमित हो जाती है? नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिट 9 में, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद का भारत इतिहास। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो कि आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी आपकी यूनिट नंबर 9 में इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स 10वीं यूनिट होती है आपकी हिस्टोरियोग्राफी की, जिसे हम इतिहास लेखन भी कह सकते हैं, जिसे हम इतिहास दर्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो है सिलेबस को बहुत थरली, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना और सिलेबस को बहुत बढ़िया
तरीके से रीड आउट करना। ठीक है, सिलेबस बहुत अच्छे से आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रकार से एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी और इंडिपेंडेंस के बाद का भारत भी आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस को कवर करने के बाद पेपर 2 और पेपर 1 का भी सिलेबस एज इट इज आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ा ट्रुथ ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 के एप्रोप्रिएट बैलेंस से ही आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। जरा भी अगर ढील आप लोगों ने पेपर 1 में दी तो नेट तो हो भी सकता है कि आपका क्वालिफाई हो जाए, लेकिन JRF को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो वहां मुसीबत आ सकती है, और हम सब जानते हैं कि JRF ही आपका और हमारा असली मोटिवेशन है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ही पेपर्स का सिलेबस आप लोग बहुत अच्छे से रीड आउट करें। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा है सिलेबस। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला स्टूडेंट्स की सेकेंड मूल मंत्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस। अब फिर ये एनालिसिस चाहे आपका पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, वो आप ही लोगों को करना है बहुत अच्छे तरीके से। डेफिनेटली हम भी आप लोगों को एनालिसिस करवा के बताते हैं, PYQs भी हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों को लगातार सॉल्व करवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के साइड का जो पर्सनल एनालिसिस है वही आप लोगों के एक्चुअल काम में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, PYQs एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा ही आप लोगों को अपना एग्जाम्पल देती हूं कि मैंने भी UGC नेट JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था, और उस टाइम मेरा जो परसेंटाइल था वो 99.93 परसेंटाइल के साथ मैंने अपना JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया था। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है स्टूडेंट्स की, आप लोगों को यहाँ पे ऐसे फैकल्टीज मिल रहे हैं जो कि खुद सिलेक्टेड हैं, और उन्हीं के स्ट्रैटेजी पे चलते हुए आप लोग आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करती रहती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो आप पूरे हिस्ट्री को बहुत अच्छे से एनालिटिकल वे में पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, और एकदम हम फैक्ट्स का रट्टाफिकेशन भी अगर कर लें, मान लीजिए अगर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी आप लोग इतिहास के रट के चले गए तो भी स्टूडेंट्स कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों का JRF निकलेगा। JRF निकलता है प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को बैलेंस करने से, और प्रॉपर हिस्ट्री को एनालिसिस करके पढ़ने से, क्योंकि जब आप लोग प्रॉपर लॉजिक और एनालिसिस के साथ जब अपने सिलेबस को कवर करते हैं तो फैक्ट्स भी आप लोगों को लंबे समय तक याद रहते हैं, और वहाँ पर जिस प्रकार से बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस जो है वो आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रेंड बताएगा कि तैयारी हमें करनी कैसे है। ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेंड बता देगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करके अपना एक खुद का भी सिलेबस डिजाइन किया था। तो मैंने जब पेपर दिया था तो मेरे पास 2 सिलेबस रहा करते थे, एक तो ऑफिशियल सिलेबस जो कि आपके UGC नेट में दिया हुआ है, जो कि आपके UGC नेट ने एग्जैक्टली दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, और एक होता था मेरे एनालिसिस वाला सिलेबस जिसमें मेरे खुद के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड रहते थे। अब स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ और सिर्फ PYQ के एनालिसिस को पकड़ने से पेपर निकल जाएगा? तो डेफिनेटली नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को लगेगा हिस्ट्री का एक प्रॉपर ऐसा अप्रोच जिसमें आप लोगों को लॉजिक के साथ, ट्रिक्स के साथ हिस्ट्री को पढ़ाया जाए। जब आप बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ वे में हिस्ट्री को पढ़ लेंगे और साथ ही साथ PYQs और मॉक क्वेश्चंस का एनालिसिस अपने पास रखेंगे तो आसानी से पहली ही बार में आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब ये जो अप्रोच है स्टूडेंट्स, ये हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि 10 के 10 यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसे अकेले बिना किसी गाइडेंस के कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं 10 की 10 यूनिट में, जहां पर हम पूरी 10 यूनिट्स में कंसेप्ट
कंसेप्ट और फैक्ट्स इन दोनों को मिक्स कर करके पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और स्टूडेंट्स जितने भी फैक्ट्स हैं उसमें मैं आप लोगों को सारी 10 की 10 यूनिट्स में जहाँ जहाँ पर भी ट्रिक्स पॉसिबल हो पाएगी वहाँ सब में मैं आप लोगों को ट्रिक्स से लर्न करवा दूंगी। ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी स्टूडेंट्स आज हमारी न्यू ईयर सेल की लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स की हमारा जो जून 2025 यूजीसी नेट को टारगेट करने वाला बैच है वो हम शुरू कर रहे हैं 21 जनवरी 2025 से। और यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है अप टू 90% ऑफ स्टूडेंट्स। और इसके अलावा अब जो हमारे कोर्सेज हैं वो 2 भागों में आने लगे हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फीस दी हुई है स्टूडेंट्स इसमें न्यू ईयर ऑफर एप्लीकेबल है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज लास्ट डेट है 3 जनवरी बैच को परचेज करने का। सो वीडियो में हमारे साथ बने रहना है क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से एडवांटेजेस आप लोगों को मिलेंगे अगर आप लोग बैच को परचेज करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टैंडर्ड फी है मात्र ₹4000 जो कि आज लास्ट डेट है, आप लोग देख सकते हैं। और प्राइम फी है ₹5000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग केवल और केवल पेपर 2 हिस्ट्री को भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग पेपर 1 के साथ पेपर 2 को परचेज करना चाहते हैं तो भी स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है जिसमें पेपर 1 आप लोगों को अनिल सर के द्वारा कवर करवाया जाएगा। आप सभी लोग उनके लाइव सेशंस को तो अटेंड करते ही हैं स्टूडेंट्स, तो आप सब जानते हैं उनका भी अप्रोच। तो यहाँ पर आप एक कंबाइंड बैच भी परचेज कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का, जिसमें हिस्ट्री की सारी यूनिट्स मेरे द्वारा करवाई जाएंगी और पेपर 1 जो है वो अनिल सर के द्वारा करवाया जाएगा। अगर आप लोग कॉम्बो बैच परचेज करते हैं तो स्टैंडर्ड फी है ₹5000 और प्राइम फी है ₹6000। अब मैम डिफरेंस तो बता दीजिए कि ये ₹1000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अगर हम लोग प्राइम कोर्स को परचेस करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग स्टैंडर्ड कोर्स परचेस कर रहे हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें आप लोगों को लगभग 70 से 80% कोर्स जो है वो पूरा लाइव बैचेस के थ्रू ही मैं कवर करवा रही होंगी। तो लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों आप लोगों को मिलेंगे। क्लास का PDF प्रॉपर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहता है वो बहुत स्ट्रिक्टली बाइलिंगुअल रहता है, चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हो या आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो। ये मेरा प्रॉमिस है कि कभी भी माध्यम को लेकर के कोई परेशानी नहीं आएगी। सारी चीज़ें, सारे कीवर्ड, सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर हिंदी में, प्रॉपर इंग्लिश में, दोनों में ही मैं बताती हूँ और बहुत अच्छे से समझाती हूँ। नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। और अगर आप लोग स्टैंडर्ड परचेस करते हैं तो आप लोग एक दिन में 3 डाउट्स पूछ सकते हैं और 3 टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे प्राइम कोर्स को परचेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और जून 2025 की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों को फ्री मिल जाएगी हमारे प्राइम कोर्स के अंतर्गत। तो सबसे खास बात यह है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी आप लोगों को मेंटेन करनी है और कैसे आप लोगों को ट्रिक्स बना के पढ़ना है। एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स कि हम हमारे पेड बैचेस में कैसे ट्रिक बनाते हैं और बहुत प्यारे तरीके से हिस्ट्री को कवर करते हैं, जिसमें आपको कभी भी हिस्ट्री बोझ नहीं लगेगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। एक एग्जाम्पल मैं दूँ स्टूडेंट्स हमारे सबसे पहले यूनिट का ही, फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप सब जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता में एक ट्रेंड देखा जाता है क्वेश्चंस पूछने का कि फॉर एग्जांपल कौन सी वस्तु कहाँ से मिली। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल बैलगाड़ी का मॉडल कहाँ से मिला, हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला, हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से। डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज स्टैचू यानी कि एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से। या फिर आप लोगों का कोम्ब यानी कि कंघी या लिपस्टिक या पाउडर, ये सब साज सज्जा के सामान कहाँ से मिले। तो
तो डेफिनेटली हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में आपके एंशिएंट हिस्ट्री की पहले यूनिट में ही हमारे पास चैलेंज आना शुरू हो जाता है कि भाई साहब इतने सारे शहर हैं और हर जगह पे अलग अलग चीज़ें मिल रही है, तो याद हो तो कैसे हो। तो स्टूडेंट्स, जो हम जिस प्रकार से पढ़ते हैं अपनी पेड क्लासेस में, उसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब हम हड़प्पा की सारी चीज़ों को लर्न करते हैं तो हम हड़प्पा का कोड बना देते हैं गाँव, मतलब कोड इन द सेंस ट्रिक। हड़प्पा में जितनी भी वस्तुएं मिलेंगी उसकी ट्रिक होगी गाँव, ग्रामीण जीवन या रूरल लाइफ या रूरल एरिया। वहीं अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ट्रिक बना देते हैं शहर यानी कि अर्बन लाइफ या सिटी। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल चनहुदड़ो की, तो यहाँ पर हम ट्रिक बना देते हैं चनहुदड़ो से स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रिक हम बना देते हैं चेहरा। तो कैसे याद होगा मैम? तो अब देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज स्टैचू कहाँ से मिली, डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू, डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तिका, ठीक है, या नर्तिका की मूर्ति, तो डांसिंग गर्ल या नर्तिका की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो की जो ट्रिक हमने बनाई है वो है शहरी जीवन। तो डांसिंग गर्ल की स्टैचू या एक नर्तकी की जो मूर्ति है वो आप लोगों को मिलेगी मोहनजोदड़ो में, क्योंकि स्टूडेंट्स डांसिंग गर्ल्स का जो कल्चर है या एक तरीके से डांस का जो कल्चर है वो ज़्यादा आपको शहरी जीवन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट यानी दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति या दाढ़ी वाले पंडित की मूर्ति, आप लोगों ने सुना होगा स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है, मतलब एक तरीके से दाढ़ी वाले पंडित की मूर्ति। तो ये कहाँ से मिली? तो स्टूडेंट्स, दाढ़ी का फैशन अगर आप लोग देखोगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास जो हमें सामने नजर आता है वो है कबीर सिंह का। तो कहाँ फैशन चलता है कबीर सिंह का? हड़प्पा में कि मोहनजोदड़ो में? डेफिनेटली मोहनजोदड़ो में। इस तरीके से चीजें जब आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। चनहुदड़ो की ट्रिक हमने बनाई है चेहरा। तो चेहरे में हम क्या क्या पोतते हैं स्टूडेंट्स? हम सब पोतते हैं पाउडर, हम सब पोतते हैं लिपस्टिक, ठीक है, हम सब चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कोम्ब यानी कि कंघी या एक कंघे का इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें चेहरे से हमें जोड़नी होगी तो चेहरा ट्रिक बना करके हम सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चनहुदड़ो से मिली। फॉर एग्जाम्पल बैलगाड़ी। तो अब आप बताइए कि बैलगाड़ी का जो बैलगाड़ी का एक तरीके से जो साधन है या बैलगाड़ी आज की डेट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर? हड़प्पा में कि मोहनजोदड़ो में? तो कैसे याद होगा? गांव में देखने के लिए मिलेगी। तो हड़प्पा की ट्रिक हमने बनाई है गांव, तो कहाँ चला जाएगा? गांव में। तो इस तरीके से हम हमारी क्लासेस में चीज़ों को लर्न करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा है। हम हमारी क्लासेस में बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक से ही सारी चीज़ों को बहुत आसानी से लर्न कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री से ही कई बार क्वेश्चन आता है सुदर्शन लेक से, सुदर्शन लेक, ठीक है। हम सब जानते हैं कि सुदर्शन झील से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और हमेशा हमारे सामने एक कंफ्यूजन जो है सुदर्शन झील को लेकर के वो क्रिएट हो जाता है। तो अब सुदर्शन झील को हम हमारी क्लासेस में कैसे लर्न करते हैं वो देखिए। अब देखो स्टूडेंट, सुदर्शन झील को लर्न करने की ट्रिक हो जाएगी, सुदर्शन झील में हम लोग चलाएंगे कार। क्या चलाएंगे? कार। तो कोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कोड हो जाएगा कार्स, कोड या ट्रिक हो जाएगी कार्स पता सच। कैसे याद होगी ट्रिक? कैसे याद होगी कि सुदर्शन झील में आप और हम क्या चलाएंगे? तो सुदर्शन झील में आप और हम चलाएंगे कार। तो ट्रिक क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? कार्स पता सच। तो कैसे ये ट्रिक काम करेगी? अब देखिए, एक बार आप लोग देखेंगे और सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कार्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग पता सच। ये कोड को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब सी से क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। ए से अशोक, फिर आर से रुद्रदामन, रुद्रदामन, और एस से हो जाएगा स्कंदगुप्त, एस से हो जाएगा स्टूडेंट्स स्कंदगुप्त, ठीक है। फिर आप लोग आगे देखिए, पता सच, तो प से हो जाएगा आपका पुष्यगुप्त वैश्य। ये गवर्नर था कहाँ का? पुष्यगुप्त
वैश्य किसके टाइम पे स्टूडेंट्स? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे गवर्नर कौन था जिसने सुदर्शन झील का काम करवाया? तो वो हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, अशोक के टाइम पे हो जाएगा तुषास्प, तुषास्प त से। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स स से हो जाएगा रुद्रदामन के टाइम पे सुविशाख, सुविशाख। और जब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के टाइम पे तो च से हो जाएगा चक्रपालित, चक्रपालित। तो कोड क्या बनाया हमने कि आप और हम सुदर्शन झील पे कार चलाएंगे, तो कोड क्या हो गया हमारा? कार्स पता सच। तो सी से चंद्रगुप्त मौर्य और प से हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य। अब स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण पहली बार करवाते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को जो पानी की समस्याएं हैं उससे राहत दिलवाई जा सके। फिर ए से आता है अशोक। अशोक के टाइम का गवर्नर तुषास्प। अशोक क्या करता है स्टूडेंट्स? इसी झील पर बांध बनवाता है और नहरें बनवाता है। अब यहाँ पे मैं ओरली बता रही हूँ, क्लास में हम प्रॉपर पूरा टेबल बना के लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने झील बनवाई, उस टाइम उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य और ये झील को बनवाएगा। सेकंड आता है अशोक। तो अशोक ने क्या किया? उस झील में बांध बनवाए और नहरें निकलवाई। फिर थर्ड नंबर पे क्या आया? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो है वो पहली बार पुनर्निर्माण करवाएगा। कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं क्लियर हो पाता कि पहली बार पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया था कि रुद्रदामन ने करवाया था कि स्कंदगुप्त ने करवाया था। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से जब आप लोग पढ़ते हो तो बहुत लंबे समय तक चीजें रिटेन होती है, बहुत लंबे समय तक हम चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब हम रुद्रदामन की बात करते हैं तो रुद्रदामन ने पहली बार पुनर्निर्माण करवाया था। दैट मीन सुदर्शन लेक का पहली बार रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण भी इसने अपने व्यक्तिगत कोष से करवाया था, मतलब अपनी पर्सनल ट्रेजरी से करवाया था। इसने किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर जनता पर नहीं थोपा था, मतलब किसी भी प्रकार का एडिशनल टैक्स जो है वो लोगों पर नहीं थोपा था। ठीक है, जब हम बात करते हैं आगे किसकी? स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त जो है वो दूसरी बार, सेकेंड टाइम रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, दूसरी बार पुनर्निर्माण करवाता है। तो मुझे बताइए, जब इतना डिटेल में हम इतने बढ़िया तरीके से पूरा टेबल बना के चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्या आप लोग के कोई भी चांसेस रहेंगे कि आप लोग फैक्ट्स भूल जाओ? नहीं, बिल्कुल याद रहेंगे। और कंसेप्ट्स भी हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं हमारी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल शॉर्ट में रखे कि हमारा पैटर्न क्या रहता है क्लासेस में स्टडी करने का। ठीक है, आगे देखें स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के स्ट्रैटेजी में मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और पढ़ना कैसे है। तो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को बैलेंस करते हुए पढ़ना है अगर आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो। आगे हम बात करते हैं बुक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट का बुक मटेरियल हर एक सेक्शन के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स आती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग पर्सनली किस बुक को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उपिंदर सिंह आती है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स पे। ठीक है, उपिंदर सिंह आप रेफर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेडाइवल हिस्ट्री की यानी मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास में आप लोग सतीश चंद्र रेफर कर सकते हैं, 2 वॉल्यूम्स में आती है सतीश चंद्र। अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्टूडेंट स्पेक्ट्रम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम के अलावा बीएल ग्रोवर की बुक आप लोग रेफर कर सकते हैं। अगर आप लोग एक ही मोटी बुक खरीदना चाह रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की इकट्ठी अगर आप लोग बुक लेना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स पप्पू सिंह प्रजापत की बुक आप लोग ले सकते हैं, समग्र इतिहास की, समग्र इतिहास। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने पप्पू सिंह प्रजापत की समग्र इतिहास खरीदी है, हालांकि ये हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, तो उनका कहना रहता है कि मैम इतनी मोटी बुक है, संभलती नहीं है, पढ़ेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न समग्र इतिहास की किताब लेके आप लोग तीनों के सेक्शंस अलग अलग कर लो और बाइंडिंग करवा लो, सो दैट एंशिएंट की आपकी इतनी बन जाएगी, मेडाइवल की इतनी, मॉडर्न की इतनी। सीधी सी बात है, हम इकट्ठे तो तीनों चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, तो सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी इतिहास की इंटीग्रेटेड बुक्स आपके पास हैं, जिसमें एक कोई बड़ी बुक है आपके पास जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों दिया है और बहुत ज़्यादा बल्कि लग रही है, तो उसको आप अलग अलग कर दीजिए और अलग अलग सेपरेट बाइंडिंग बना के उसके 3 पार्ट्स बना लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा
सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन के लिए भी पप्पू सिंह प्रजापत की बुक आती है। और इसके अलावा एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग अपने हिसाब से बुक रेफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूथ पब्लिकेशन की एमसीक्यू की बुक आती है, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन के अलावा एजीपी पब्लिकेशन की आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। पप्पू सिंह प्रजापत की भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की बुक आती है। घटना चक्र आप लोग ले सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम घटना चक्र में तो एवरेज और इजी लेवल के क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कवर अप नहीं हो पाते। तो स्टूडेंट्स ये सब मिथ है। अगर आप लोग एवरेज लेवल पे भी अच्छी तैयारी करके जाओगे, एनालाइज करके, तो जेआरएफ आपका आसानी से निकलेगा। मैंने खुद ने जब निकाला था तो मैं सिर्फ घटना चक्र को ही सॉल्व करके गई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने यूथ पब्लिकेशन के बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए तो मेरा नहीं निकला। नहीं निकला। क्यों निकला? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था उसे बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से पढ़ा था और फिर मैंने एवरेज लेवल तक के क्वेश्चंस घटना चक्र से सॉल्व कर लिए थे, तो पेपर आसानी से निकल गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि आप लोगों को करनी चाहिए हमेशा, वो है एनसीईआरटी की एक समरी बुक आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप बाकी जो एग्जाम्स होते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के, जैसे पीजीटी लेवल के जो भी हिस्ट्री से आप लोग एग्जाम्स अपीयर करते हैं, तो उसमें भी आपकी ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो बहुत मदद करती है। तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ें। इससे बेटर है कि आपके यूजीसी नेट में वर्ल्ड हिस्ट्री तो है नहीं, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी का कोई भी सार संग्रह या कोई भी समरी बुक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारी एक बेसिक बुक्स की बात कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मॉक क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं आप लोग, एजीपी की ले सकते हैं, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं, एजीपी की ले सकते हैं, घटना चक्र से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारी बुक से आप लोगों को मदद हो जाएगी। दृष्टि की जो यूपीएससी वगैरह की जो बुकलेट्स आती हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, उसे भी अगर आप लोग लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स स्पेशली मोनाली मैम्स डायरी टेक्निक, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में बहुत ज़्यादा बेसिकली अपनी जो पॉजिटिव प्रतिक्रिया है वो भी आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाई कि डायरी टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। क्या है अब ये डायरी टेक्निक स्टूडेंट्स? तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हो या जब भी आप कोई सी भी यूनिट पढ़ते हो, तो उसके ऐसे फैक्ट्स एक छोटी सी पॉकेट डायरी में नोट करिए जो कि आप लोगों को लास्ट मोमेंट में रिवाइज करनी पड़ेगी। जैसे स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की आदत है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछना, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए या राजाओं को क्रम के अनुसार बताइए, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार वर्ष पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको पता है कि लास्ट मोमेंट में हमें नज़र मारनी ही पड़ेगी, लास्ट मोमेंट में अगर हम नज़र नहीं मार के गए, अगर हम नहीं पढ़ के गए तो फिर हम मुसीबत में फंस जाएंगे, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स डायरी का एक मीनिंग तो यह है कि छोटी छोटी पॉकेट डायरीज अपने पास रखिए और एंशिएंट हिस्ट्री के वो फैक्ट्स जो कि आप लोगों को पता है कि लास्ट मोमेंट में हमें रिवाइज करके ही जाने पड़ेंगे, वो आपको डायरी में नोट करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के वो फैक्ट्स जो कि आपको पता है कि हम उस समय अगर जिस दिन पेपर है उस पेपर वाले वीक में अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हम भूल जाएंगे, हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो फैक्ट्स आप लोगों को अपनी पॉकेट डायरी में नोट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉकेट डायरीज मेंटेन करनी है। साथ ही साथ मैंने अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी आप लोगों को कई बार शेयर किया है स्टूडेंट्स कि मेरे पास हिस्ट्री, क्योंकि कोर सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, आप लोगों का हिस्ट्री, हम सब हिस्ट्री वाले हैं, ठीक है। इतिहास में ही जिएंगे, इतिहास में ही मर जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि हिस्ट्री तो हमें लर्न होना ही होना चाहिए। तो मैंने अपना भी आप लोगों को एग्जाम्पल शेयर किया था कि मेरे पास भी छोटी छोटी सी वो 10-10, 20-20 रुपए वाली 4-5 डायरीज हैं। उन 4-5 डायरीज में बहुत सारा कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है छोटी छोटी डायरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायरी जो है वो बुक्स एंड ऑथर्स की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक मेरे पास जो डायरी है वो है बुक्स एंड ऑथर्स की। तो हम सबको पता है स्टूडेंट्स की
कौन कौन सी पुस्तक किस किस के द्वारा लिखी गई, पुस्तक और उनके रचनाकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की हरी बार एक दो क्वेश्चन बुक से आता है, मैच द फॉलोइंग आता है। मेडाइवल हिस्ट्री की बहुत कठिन कठिन बुक्स हैं जो हमें लास्ट मोमेंट पे भी रिवाइज करके जानी पड़ती है। और मॉडर्न हिस्ट्री की भी बहुत सी बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारी बुक्स पूछी जाती हैं, तो वो भी हमें लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी पड़ती है। तो मेरे पास जो एक डायरी है वो प्रॉपर सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स की है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके रचनाकार लिखे हुए हैं, मेडाइवल हिस्ट्री के सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके रचनाकार लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की तो उसके भी सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और रचनाकार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक डायरी मान लीजिए छोटी सी ये हो गई। दूसरी डायरी जिसमें मैंने सारे के सारे वर्ष लिख करके रखे, ईयर्स लिख करके रखे, सो दैट मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट में मुझे ये वाली पॉकेट डायरी तो रिवाइज करके ही जानी पड़ेगी। ठीक है, वही मान लीजिए एक छोटी सी पॉकेट डायरी आप लोगों ने अलग से एंशिएंट हिस्ट्री के राजाओं की बना ली, कि कई बार राजाओं का क्रम पूछ लिया जाता है, या इंपॉर्टेंट राजा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बना ली। या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे पास एक छोटी पर्सनल डायरी ये भी है कि कौन से फॉरेन यात्री या कौन से विदेशी यात्री या कौन से फॉरेन ट्रैवलर किस राजा के टाइम पे आए थे। ठीक है, कौन से विदेशी यात्री किस राजा के टाइम पे आए थे। तो जैसे हमको पता है कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे इतने सारे फॉरेन यात्री आए, हमको पता है डोमिंगो पायस का नाम, ठीक है, निकोलो कॉन्टी का नाम, या हमें पता है कि मेडाइवल हिस्ट्री में इब्ने बतूता आया था। तो एक डायरी ऐसी हो गई कि कौन कौन से विदेशी यात्री किस किस के समय में आए, बहुत पतली सी छोटी सी डायरी। तो डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्स आप डालिए जो कि फ्रूटफुल हैं, जो कि कंफर्म है कि पेपर में आएंगे ही आएंगे, उनकी आप डायरी मेंटेन करिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे और इस चीज़ का लाभ ज़रूर लेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पेपर 1 एंड पेपर 2। ऐसे हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने पर्टिकुलर पेपर को कंप्लीट करने के पीछे पेपर 1 को निगलेक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स पेपर 1 अगर आप लोगों ने निगलेक्ट किया तो आप लोग मान कर रखिए कि JRF आपका कभी नहीं होगा। इसलिए पेपर 2 हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो स्मार्ट वर्क यही है कि हम पेपर 1 पे ज़्यादा मेहनत करके स्कोर को खींच लें, क्योंकि हमें पता है कि पेपर 1 का कंटेंट लिमिटेड है, उसे अगर ईमानदारी से पढ़ लिया जाए तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन पेपर 2 हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप साल भर भी पढ़ोगे तो भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 80 या 90% भी क्वेश्चंस बन जाएं। हमेशा ऐसा होगा कि पेपर में आपको 60 से 65% ही क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेम करने का लेवल ही वो होता है। यूपीएससी के लिए जैसे इंसान 5 साल भी पढ़े तो भी क्या कभी ऐसा होगा कि यूपीएससी के पेपर में हमें 90% क्वेश्चंस भी पूरे बन रहे हैं? नहीं बनते। सेम वही चीज़ स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के पेपर में भी होती है। और अगर आप लोग यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों ने डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा और हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लेवल को भी देखा होगा। इसलिए स्मार्ट वर्क यही है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही बीच टाइम को बैलेंस करके चला जा सके। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इज द की। पॉजिटिविटी इस बात को लेकर के रखनी है कि जो चीज़ हमें नहीं बन रही है वो दूसरों को भी नहीं बनेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा जितना भी पढ़िए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर पढ़िए। किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, किसी भी प्रकार के नेगेटिव रिस्पॉन्सेस सीधे सीधे आपके परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए सबसे बड़ा मूल मंत्र जो कि आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मेंटेन करके रखना है वो है पॉजिटिविटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान देंगे, आज है 3 जनवरी और आज ही है लास्ट डेट हमारे बैच को 90% अप टू 90% ऑफ तक में परचेज करने की। लास्ट डेट है स्टूडेंट्स 3 जनवरी। तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाएं, क्योंकि ये न्यू ईयर ऑफर बार बार नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 10% ऑफ आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग प्राइम वाला कोर्स परचेज करते हैं। आपको कूपन कोड PRIME प्राइम ही यूज़ करना होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैंने आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया से एग्जांपल्स दिए कि हम किस प्रकार से हमारे बैच में तैयारी करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है अगर आप लोग हमारे बैच को परचेज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स गिवन है। आई होप आप लोग सभी के पास उत्कर्ष का जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी जाके परचेज कर सकते हैं, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी। हेल्पलाइन नंबर्स भी गिवन है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने में आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much students. A very happy new year to all of you. Again, until then, keep learning, keep revising and keep smiling.